नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश एजीटीए का जो मैंने एमसीक्यू सीरीज लॉन्च कर रखा है। इसका आज हम लोग 12वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। रोज की तरह मैं आप लोगों से यहाँ पर बेस क्वेश्चन पूछूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पहले खुद अटेंड करने का प्रयास करना है, बाद में मेरा एक्सप्लेनेशन कायदे से सुनना है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, उसको भी आपको कायदे से मेमोराइज करना है और आप जो गलत कर रहे हो तो उसको भी यहाँ पर सुधारने का प्रयास करना है। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस कोर्स के अंदर आपको यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। ये जो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा और इसकी जो वैलिडिटी होने वाली है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलेगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको एडिशनल जानकारी प्राप्त करनी है वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन प्लेस ऑफ क्रॉप which रीजन इज ए नेटिव प्लेस ऑफ ग्राउंडनट। बहुत लंबा सा क्वेश्चन है लेकिन पूछ रहा है केवल ओरिजिन प्लेस किसका, ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का यानी कि मूंगफली का आपको बताना है उत्पत्ति स्थान। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान क्या है? सबसे आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको इसको याद रखना है कि जो मूंगफली होता है इसका जो ओरिजिन प्लेस होता है वो ब्राजील माना जाता है। समझ गए? एक चीज और बताओ कि सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैंने आप लोगों को जेनेटिक्स में पढ़ाया है, एक बार कमेंट में बताना कि सेंटर ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। किन्होंने बताया था कि पूरी दुनिया में इतने सेंटर ऑफ ओरिजिन है जहां से दुनिया भर के जो हमारी क्रॉप्स हैं, दुनिया भर के जो हमारे फ्रूट क्रॉप, वेजिटेबल और तमाम जो हमारी एग्रीकल्चर वाली चीजें हैं उनका जन्म हुआ था। ये आपको कमेंट में छाप देना है। चलिए देखते हैं आगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर भारत लिखा है तो भारत में किस किस चीज़ का उत्पत्ति स्थान है? सबसे पहले याद कर लेना कि जो अरहर है, अरहर समझते हो जिसको तुअर कहते हैं या फिर कहीं कहीं पर इसको रेड ग्राम बोला जाता है, तो ये तो है एक भारत में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसके अलावा याद कर लेना जो मूंग है, उर्द है, उर्द के अलावा याद कर लेना कॉटन है। कॉटन का भी उत्पत्ति स्थान जो है वो भारत है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमेरिकन कॉटन है तो क्या अमेरिका में उत्पत्ति स्थान होता है? ऐसा नहीं है, भारत में उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसके अलावा याद कर लेना जूट है। जूट जो है ये भी भारत में ही इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी जूट का होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जूट का प्रोडक्शन है ये किसके अंदर होता है? ये भारत के अंदर होता है। और भारत में कहाँ पर होता है? भारत में ये बंगाल के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो भी फिलहाल मुझे याद आ रहा है, एक और याद कर लेना मैंगो, जिसको हम क्या कहते हैं, फलों का राजा बोलते हैं। तो मैंगो जो है इसका जो ओरिजिन है वो भी भारत होता है। इसके अलावा देख लेते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में आपको क्या क्या ओरिजिन मिलता है? अफ्रीका में ओरिजिन है सोरगम का। सोरगम, सोरगम के अलावा याद कर लेना बाजरा। सोरगम समझते हो? चेरी जिसको कहते हैं, ज्वार कहा जाता है। सोरगम, बाजरा। इसके अलावा सनहैम्प, सनहैम्प याद कर लेना। और इसके अलावा सीसमम याद कर लेना। सीसमम बोले तो तिल की बात यहाँ पर हो रही है। तो इसका सबका जो ओरिजिन प्लेस है वो कहाँ पर है? वो अफ्रीका में है। एक चीज और याद कर लेना, लोबिया जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं काउपी। काउपी का भी ओरिजिन प्लेस जो है वो अफ्रीका माना जाता है। पेरू यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पेरू इस समय मुझे जो याद आ रहा है, एक तो पोटैटो है, क्या? एक तो पोटैटो फसल है और एक पोटैटो का राइमिंग है टोमेटो। तो पोटैटो और जो टोमेटो है ये दोनों का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है? इन दोनों का ओरिजिन प्लेस पेरू माना जाता है। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन स्ट्रेंज स्टडीज ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन देयर ग्रोइंग कंडीशन, व्हाट आर प्लांट दैट ग्रो वेल अंडर एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन। पौधों की बढ़ती पारिस्थितिकी के आधार पर स्ट्रेंज स्टडी में अत्यधिक ठंडी जलवायु में अच्छी तरह से विकसित होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जो कि बहुत ठंडी जगह पर बहुत ठंडे क्लाइमेट में ग्रो हो सकती है। उन सभी टाइप्स ऑफ क्रॉप को किसके अंदर रखा जाता है? यहाँ पर आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो कौन सा है?
कैमियोफाइट। जो कैमियोफाइट होता है, कैमियोफाइट एक तरीके के ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट के अंदर ये ग्रो हो जाते हैं। समझ गए, जहाँ पर बर्फ रहता है वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कैल्सीफ्यूज। कैल्सीफ्यूज यानी कि कैल्शियम मिलेगा तो ये फ्यूज हो जाएंगे, कैल्शियम मिलेगा तो फ्यूज हो जाएंगे। मतलब अगर कैल्शियम की अधिकता इनको मिल गई तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। दे कैन नॉट टॉलरेट द टॉक्सिसिटी ऑफ कैल्शियम, ये ग्रो नहीं हो पाते उस कंडीशन में। तो इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम सेंसिटिव प्लांट। क्या कहते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सेंसिटिव, कैल्शियम सेंसिटिव प्लांट्स। समझ गए। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है फेनोरोफाइट। जो ये फेनोरोफाइट्स होता है, ये कैसे होते हैं, इस तरीके के पौधे होते हैं जो कि वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट के अंदर ग्रो करते हैं। वार्म बोले तो गर्म, और मॉइस्ट मतलब जहाँ थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, मतलब ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो और गर्मी भी ज़्यादा, यानी कि उमस वाली जो गर्मी होती है ना, उस तरीके के जो होते हैं उनको हम फेनोरोफाइट्स बोलते हैं। ये इनके क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है, एक तो वार्म होता है, और इसके अलावा कैसे होता है, इसके अलावा मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट सीधे सीधे मतलब कि यहाँ पर आर्द्रता जो है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। जैसे कुछ ऐसी जगह होती है ना जहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और इसके अलावा बरसात भी ज़्यादा होती है, तो उमस काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब बरसात का टाइम होता है, बरसात के टाइम पर जब पानी बरसता है और पानी बरसने के अगर तुरंत बाद टेम्परेचर बढ़ जाए तो उमस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय पर बरसात हुई, बरसात की वजह से जितनी भी हवा थी वो संतृप्त हो गई, सैचुरेशन लेवल 90% से ऊपर चला गया, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम पहुंच गया, और उस समय पर टेम्परेचर बढ़ गया तो पसीना निकलेगा, वो सूखेगा नहीं, तो इस वजह से उमस हो जाती है। तो वार्म और मॉइस्ट जो क्लाइमेट होता है वहाँ पर ग्रो होने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम फेनोरोफाइट्स बोलते हैं। एक यहाँ पर और है जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं थेरोफाइट्स। थेरोफाइट्स इसका जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा इसमें याद रख लेना, हॉट एंड ड्राई। अब यहाँ पर वार्म लिखा है और यहाँ पर हॉट लिखा रहेगा, तो हॉट एंड ड्राई। अब इन दोनों में थोड़ा सा समझ लेते हैं, हॉट एंड वार्म में क्या डिफरेंस है। जैसे हम कोल्ड बोलते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड बोलते हैं, तो एक्सट्रीमली अगर हमने कोल्ड बोला तो इसका क्या मतलब है, एक्सट्रीमली कोल्ड है तो मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है, और जब हम कोल्ड बोले तो मतलब उससे थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन जब हम वार्म बोलते हैं तो मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर और ज़्यादा हो गया। लेकिन जब हम हॉट बोल देते हैं तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, मतलब ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर पौधे अपने आप को रजिस्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई टेम्परेचर में ग्रो करने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, थेरोफाइट्स बोलते हैं। देखो बहुत बच्चे ऐसे इसमें ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि सर जी थेरोफाइट्स, जैसे मान लो अभी मैंने एग्जाम्पल बता दिया, थेरोफाइट्स का मान लो एक एग्जाम्पल है कैक्टस, नागफनी। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर जी थेरो नागफनी तो उसके अंदर भी आता है, नागफनी तो उसके अंदर भी आता है। बेटा सही है, जो नागफनी होता है वो एक से दो तरीके के पौधे हो सकते हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि आलू क्या है, तो आलू एक तरीके की ट्यूबर क्रॉप है। कोई पूछे तो आलू क्या है, आलू एक स्टेम है। इसके अलावा आलू क्या है, एनर्जी वाली क्रॉप है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर प्रोटीन नहीं होता है तो एक ही आलू। जैसे अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोगों को याद हो, जब मैं दलहनी फसल पढ़ा रहा था तो दलहनी फसल में मैंने बोला था कि इसको हम कवर क्रॉप भी कह सकते हैं। दलहनी फसलों के जो ज़्यादातर एग्जाम्पल होते हैं आपको कवर क्रॉप में भी मिलेंगे। इसके अलावा इरोजन रेजिस्टेंस क्रॉप भी मिलता है, और मॉइस्चर कंजर्वेशन वाली क्रॉप भी उसको कहा जाता है। तो तमाम क्लोज ग्रोइंग क्रॉप भी उसको कहते हैं, कवर क्रॉप भी कहते हैं। तो है हमारी वही दलहनी फसल, लेकिन उसका नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग काम की वजह से उसको चेंज कर दिया जाता है। तो हॉट और ड्राई में जो पौधे ग्रो किए जाते हैं उनको हम थेरोफाइट्स बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज टिपिकली प्लांटेड अराउंड ए ग्राम। बोले तो यहाँ पर चिकपी फील्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमल एंड रिस्ट्रिक्ट विंड स्पीड। जानवरों से बचाने और हवा की गति को प्रबंधित करने के लिए प्रतिबंधित करने के लिए आमतौर पर चना के खेत के चारों ओर कौन सी फसल बोई जाती है। जैसे हमने यहाँ पर चने की फसल बो रखी है, कहाँ पर, यहाँ पर चने की फसल बो रखी है, तो हमको यहाँ पर किनारे किनारे कोई एक और फसल ग्रो करनी होती है, जिससे हम क्या कर पाएँ, जिससे हम अपने पौधे को जानवरों से बचा पाएँ, और इसके अलावा जो बहुत तेज़ी से हवा चलती है उससे भी हम इसको बचा पाएँ। समझ गए। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सनफ्लावर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुसुम बोलते हैं। समझ गए। तो जो कुसुम होता है, सनफ्लावर और सनफ्लावर दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी कल वाले लेक्चर मैंने आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, कमेंट बॉक्स में बताओ कि सनफ्लावर और सनफ्लावर किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये अभी कल मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था और बताया भी था, एक बार कमेंट में सब बताना।
तो जो सनफ्लावर होता है इसको हम ग्रो कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि चने को, जो चने की फसल है उससे हम जानवरों को थोड़ा सा बचा पाते हैं। समझ गए? इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे जापानीज मस्टर्ड लिखा है, तो जापानीज मस्टर्ड आपको याद रखना है कि ये एक तरीके की आर्गुमेंट क्रॉप होती है। ये क्या करता है, सप्लीमेंट करता है, मतलब ईल्ड को सप्लीमेंट करता है। जैसे हमने क्या कर दिया, जापानीज मस्टर्ड लगा दिया किसके अंदर, बरसीम के अंदर, तो क्या हो जाएगा, बरसीम जब हम पहली बार कटाई करते हैं बरसीम की, तो क्योंकि इसकी जो पहली कटाई होती है 50 दिन के समथिंग समथिंग, सॉरी शायद 1 महीने के समथिंग पर होती है इसकी कटाई, 1 महीने या 50 दिन, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय। तो बरसीम की जब हम पहली बार कटाई करते हैं तो क्योंकि उसका वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ रहता है, तो अगर उसको हम काट के लाएंगे तो ईल्ड बहुत ज़्यादा घट जाती है। इसीलिए क्या किया जाता है, बरसीम के साथ साथ सरसों की भी उसमें सीड को डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि पहली बार जब हम कटाई करते हैं तो सरसों भी मिल जाती है, मतलब सरसों का जो फूलेज पार्ट है वो मिल जाएगा, सरसों की पत्तियाँ मिल जाएंगी, और इसके अलावा जो बरसीम है, बरसीम तो मिल ही जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हरे चारे का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। लेकिन सरसों में क्या होता है कि सरसों को अगर हमने एक बार हार्वेस्ट कर लिया तो ये दोबारा फिर से रीग्रो नहीं होती है, लेकिन बरसीम जो होता है वो बार-बार रीग्रो होती रहती है। तो हमको पहली बार तो सरसों और बरसीम दोनों का मिक्सचर मिल जाएगा, दूसरी बार नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से होता है, जापानी मस्टर्ड को हम ग्रो कर लेते हैं। इस तरीके से तमाम एग्जाम्पल होते हैं अलग-अलग जगह पर, लेकिन अब यहाँ पर फसलों से एग्जाम्पल बताना थोड़ा-सा कठिन काम है। बाकी आगे जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे तो मैं उसी के बारे में भी आपको डिटेल में बताता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट व्हिच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेटिंग सिगरेट्स, बीड़ी, सिगार रेपर्स एंड हाई ग्रेड पाइप टोबैको। मिट्टी और जलवायु की आवश्यकताओं के आधार पर सिगरेट, बीड़ी, सिगार, पेपर और उच्च श्रेणी के पाइप तंबाकू की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये समझ लेना कि अगर हमको बीड़ी फूँकनी है, मतलब हमको अगर बीड़ी जलानी है, तंबाकू को, टोबैको को अगर हमको जला के उसको कंज़्यूम करना है, चाहे सिगरेट के रूप में हो, चाहे हुक्का के रूप में हो, या इसके अलावा अगर ये आप याद करो चाहे बीड़ी के रूप में हो, सिगार के रूप में हो, या इसके अलावा जो तंबाकू की पाइप होती है, राजकुमार पीता है मूवी में, तो उस तरीके का अगर हमको तंबाकू यूज़ करना है तो वो कैल्शियम जिस खेत के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होगा, वहाँ पर हम इसको नहीं लगाएँगे, क्योंकि कैल्शियम की अधिकता की वजह से क्या होता है कि उसकी बर्निंग क्वालिटी अफ़ेक्टेड हो जाती है। बीड़ी हम फूँकेंगे तो हर एक बीड़ी खत्म करने में हमको 4 बार उसको जलाना पड़ेगा, वो बार-बार बुझेगी। तो इस वजह से अगर हम बीड़ी की खेती कर रहे हैं, मतलब टोबैको की खेती कर रहे हैं, तो हमको इस चीज़ को एश्योर करना होगा कि वहाँ पर किसी भी तरीके से कैल्शियम की टॉक्सिसिटी ना हो, मतलब कैल्शियम जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे ज़्यादा वहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझ गए बेटा? आगे देखते हैं, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा क्या? यहाँ पर जो आपसे बोला जा रहा है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा, वो होगा लाइट सैंडी सॉइल। जो हल्की रेतीली मिट्टी होती है, ये बीड़ी, सिगरेट और सिगार वाली जो तंबाकू होती है, इसकी खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर स्ट्रेंज प्लांट टाइप दिया गया है, जैसे कि हेलोफाइट, लिथोफाइट, चेस्मोफाइट, सेमोफाइट्स, इस तरीके के यहाँ पर कुछ प्लांट्स के ग्रुप दिए गए हैं। यहाँ पर इनके कंडीशन और इनके हैबिटेट्स दिए गए हैं कि ये हैबिटाट्स दिए गए हैं, बोले तो ये रहते कहाँ पर हैं, कहाँ पर ये पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स कैसे होते हैं? ये ऐसे समझो कि ये थोड़े से सैलाइन और जो हाई सॉल्ट वाला कंडीशन होता है, वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से रह लेते हैं। तो यहाँ पर सैलाइन और सॉल्ट वाली कंडीशन कहाँ लिखी है? यहाँ पर देखो, ये प्रेफर सैलाइन कंडीशन, ये चीज़ लिखी है ना, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मैच करा देनी है। जहाँ पर सैलाइन होता है, यानी कि जो लवणीय मृदा होती है, जहाँ पर साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पर इस तरीके के पौधों को हम ग्रो कर सकते हैं, उनको हम हेलोफाइट्स बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स ऐसे होते हैं जो कि रॉक की सरफेस पे ग्रो करते हैं, रॉक के अंदर नहीं, मतलब इनकी जड़ें रॉक के अंदर नहीं जाती पेनिट्रेट करके। ये चट्टान जो होती है, वो चट्टान के ऊपर इनकी जड़ें वैसे चिपके रहती हैं, और एनवायरनमेंट से ज़्यादातर जो मॉइस्चर होता है उसको लेके वो काम करती हैं। वो चट्टान के अंदर इनकी जड़ें पेनिट्रेट नहीं करती, ये सरफेस पे पाई जाता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? लिथोफाइट्स बोलते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें रॉक सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पर रॉक सरफेस आपको यहाँ पर मिल गया। एक अगला है, अगला क्या है? अगला है चस्मोफाइट्स। ये जो चस्मोफाइट्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं रॉक फिशर्स। रॉक फिशर्स बोले तो इनकी जड़ें क्या होती हैं? पहले जब जड़ी छोटी रहती हैं, जैसे ये चट्टान है, चट्टान के बीच में यहाँ हल्का सा सुराख है,
तो इस हल्के से सुराख से जड़ें इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद ये जड़ें बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगी और फैलेंगी। फैलने से क्या होता है कि ये चट्टानें टूट जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, इनको हम रॉक फिशर्स बोलते हैं, यानी कि चट्टानों के अंदर दरार में प्रवेश करने में सक्षम होती हैं। और जब ये बहुत तेजी से ग्रो करती हैं तो ये चट्टानों को फाड़ देने का काम करती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम चेस्मोफाइट्स बोलते हैं। समझ गए। अगला क्या है, अगला सेमोफाइट्स है। तो सेमोफाइट्स एक ही बच रहा है, तो सीधे सीधे इसको याद कर लेना। ऐसे पौधे जो कि सैंडी सॉइल में आराम से ग्रो हो सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं सेमोफाइट्स। तो एक इस पे जा रहा है, ए जा रहा है थर्ड पर, ए थर्ड पर इस पे जा रहा है और ए थर्ड में इसमें जा रहा है, यानी कि सी भी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। बी देखते हैं, बी किस पे जा रहा है, बी जा रहा है फोर्थ पर, तो बी यहाँ पर फोर्थ में जा रहा है, ये भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी हमारा मैचिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर स्पेशल पर्पस ऑफ क्रॉप्स दिए गए हैं, जैसे नर्स क्रॉप है, स्मूदर क्रॉप है, कवर क्रॉप है, ट्रैप क्रॉप है, और यहाँ पर इनके मेन फंक्शंस दिए गए हैं। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जब हमको इस तरीके के क्वेश्चन अटेंड करने हो तो जहाँ पर बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं, मतलब ये जो लंबे लंबे लाइन लिखी गई है, हमको सबसे पहले इन लाइन पर फोकस करना होता है। क्यों, इसको हम फोकस करेंगे तो इसको आराम से हम पढ़ लेंगे। तो एक एक करके समझते हैं। क्या कह रहा है, प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन थ्रू ग्रोइंग ग्रोइंग कवरिंग फोलिएज, यानी कि जमीन को ढकने वाले पत्तों के माध्यम से मिट्टी के कटाव को रोकता है। तो कवर कर रहा है, कवरिंग लिखा है तो कवर क्रॉप हो जाएगी। कोई बच्चे मतलब कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसको बच्चा भी बता ले जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं, प्रोटेक्ट द मेन कैश क्रॉप फ्रॉम पेस्ट। पेस्ट से क्या कर रहा है, जो हमारे तमाम तरीके के जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो मेन फसल को खराब करते हैं, उनको क्या करता है, उनको ये क्या करता है, उनको अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट कर रहा है और अट्रैक्ट करके वो ट्रैप कर लेता है। तो क्या होता है, ये ट्रैप क्रॉप का बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल हो जाता है। समझ गए। इसके अलावा देख लेते हैं, अगला क्या है, सप्रेस बीड बाय प्रोवाइडिंग डेंस फोलिएज। तो ये क्या, ये किसका कंडीशन होता है, ये बीड को सप्रेस कर देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्मूदर क्रॉप बोलते हैं। अगला क्या है, अगला है फॉस्टर नरिशमेंट। नरिशमेंट है तो नर्स नरिशमेंट करती है, तो नर्स क्रॉप हो जाएगी। समझ गए। तो ए किस पे जा रहा है, ए जा रहा है फोर्थ पर, ए फोर्थ पर यहाँ जा रहा है और ए फोर्थ पर यहाँ जा रहा है, तो सी भी गलत हो गया और हो गया डी भी गलत। बी देखते हैं, बी किस पे जा रहा है, बी जा रहा है थर्ड पर, तो बी यहाँ पर थर्ड में जा रहा है, यहाँ पर बी फर्स्ट में जा रहा है, ये भी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, यहाँ पर हमको कुछ क्रॉप्स दिया गया है और यहाँ पर उनके ओरिजिन प्लेस दिए गए हैं। एक एक करके हमको इसको मैच करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सोयाबीन। सोयाबीन का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है, सोयाबीन का ओरिजिन प्लेस है चाइना। अब कुछ चीजें चाइना की और याद कर लो, जो अभी मुझे फिलहाल याद आ रहा है कि याद कर लेना। एक तो रैप सीड, क्या होता है, रैप सीड, इसका ओरिजिन प्लेस भी चाइना होता है। इसके अलावा याद कर लेना मस्टर्ड, क्या, मस्टर्ड, मस्टर्ड का ओरिजिन प्लेस है वो भी चाइना है। इसके अलावा याद कर लेना चाय, टी, ये भी कहाँ है, इसका ओरिजिन प्लेस भी आपको चाइना में देखने को मिलता है। समझ गए। इसके अलावा देखते हैं पोटैटो। पोटैटो के बारे में भी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि टोमेटो और पोटैटो दोनों कहाँ के हैं, पेरू के हैं। मक्का का जो ओरिजिन प्लेस होता है वो क्या होता है, मक्का का ओरिजिन प्लेस होता है मैक्सिको। और इसके अलावा जो सनफ्लावर है, सूरजमुखी का जो ओरिजिन प्लेस होता है, ये कहाँ पर होता है, सूरजमुखी का जो ओरिजिन प्लेस माना जाता है ये माना जाता है यूएसए। तो ए किस पे जा रहा है, ए जा रहा है सेकंड पर, ए सेकंड पर यहाँ चला गया और ए सेकंड पर यहाँ चला गया, तो हमारा बी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। इसके अलावा बी देखते हैं, बी किस पे जा रहा है, बी जा रहा है फोर्थ पर, तो यहाँ पर बी फोर्थ में जा रहा है, यहाँ पर बी फर्स्ट में जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर हमको कुछ क्रॉप्स के ग्रुप दिए गए हैं और यहाँ पर सॉइल टाइप दिया गया है कि किस तरीके की मिट्टी में इसको ग्रो किया जाता है। तो याद रखना, हर बच्चा जानता होगा कि जो कॉटन होता है इसको ब्लैक सॉइल में हम ग्रो करते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो सेकंड किस पे जा रहा है, जो बी है ये थर्ड पे जा रहा है। अब बी थर्ड पे किस पे जा रहा है, बी थर्ड पे केवल एक में जा रहा है, हम ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अब हमको एक पता था, हमने काम कर लिया, लेकिन और आगे चीजें समझ लेते हैं। जैसे कि जो हमारी राइस की क्रॉप होती है, आप लोगों को पता होगा कि राइस की क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो सीधे सीधे बताओ कि सैंडी सॉइल में इसको ग्रो कर पाओगे, नहीं ग्रो कर पाओगे। क्यों, क्योंकि सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। जैसे ही हम उसमें सिंचाई करेंगे पानी वो सूख जाएगा, क्योंकि बलुई मिट्टी में पानी बहुत देर तक रुकता नहीं है। और हमको धान की खेती करनी है तो धान को पानी ज़्यादा चाहिए, तो मतलब ऐसा मिट्टी चाहिए जिसमें पानी काफ़ी देर तक रुके।
और उसके लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी होती है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, क्ले मिट्टी की होती है। समझ गए? तो ये किस पे चला जाएगा, ये चला जाएगा, ए जो है ये फोर्थ पे चला जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं कुमकुम, बोले तो सी किस पे चला जाएगा, जो सॉरी काकुन, जो सामा कोदो काकुन होता है ना, काकुन मिलेट होता है, ये रेड लोम पे चला जाएगा। बोले तो लाल जो दोमट मृदा होती है उसमें चला जाएगा। अरहर है, ग्राम है और मस्टर्ड है, इसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो होती नहीं, मतलब पानी की ज़रूरत होती है लेकिन वाटर लॉगिंग की कंडीशन को ये सही नहीं सकता। तो वाटर लॉगिंग की कंडीशन ना हो इसके लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी होती है, सैंडी लोम से लेके क्ले लोम सॉइल, थोड़ी सी लोमी सॉइल होगी। अगर जैसे ही क्ले की मात्रा बढ़ती जाएगी उतना ही इसके लिए बेकार होता जाएगा। तो ए किस पे जा रहा है, ए जा रहा है फोर्थ पर, तो हमने पहले ही बता दिया था कि इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन रूट सिस्टम एंड कॉटिलेडन्स। यहाँ पर जड़ प्रणाली और बीज पत्र के आधार पर फसलों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार कर लेते हैं, और विचार करके हमको यहाँ पर खोजना क्या है, यहाँ पर हमको गलत खोजना है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स गलत हैं। चलिए एक एक करके खोजते हैं। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, सबसे पहले लिख रहा है ऑल सीरियल एंड मिलेट आर डाइकोटिलेडनस। बिल्कुल गलत बात है, ये द्विबीजपत्री नहीं होते हैं अपितु एक बीजपत्री होते हैं। कैसे होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं। इनके जो फ्रूट टाइप होता है वो कैरियोप्सिस होता है, जैसे धान है, गेहूं है, ज्वार, बाजरा, मक्का, मड़ुआ, रागी, सावा, कोदो, काकुन, इसके अलावा जौ, ये सभी के सभी कैसे होते हैं, ये सभी के सभी मोनोकोटिलिडनस होते हैं। बोले तो एक बीजपत्री होते हैं। तो पहली बात तो हो गई गलत। दूसरी बात क्या है, लेग्यूमेन पल्सेस पॉजेज अ टैप रूट सिस्टम वेयर द मेन रूट ग्रो डीप इनटू द सॉइल। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेग्यूमिनस जो क्रॉप होती हैं इनके अंदर टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, और जो ये होती हैं सीरियल क्रॉप्स इनके अंदर एडवांटेटियस रूट सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। सीरियल के अंदर क्या पाई जाती है, सीरियल्स के अंदर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, और जो दलहनी फसलें होती हैं इनके अंदर मूसला जड़ यानी कि टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। तो ये बात तो हो गई हमारी सही। तीसरी बात देख लेते हैं क्या करा, व्हीट एंड राइस फीचर्स एन एडवांटेटियस और फाइबरस रूट सिस्टम। ये अभी मैं बोल रहा था ना, सीरियल क्रॉप के अंदर जो हमारी जैसे गेहूं है, इसके अलावा जो राइस है, इसके अंदर एडवांटेटियस या फाइबरस रूट सिस्टम पाया जाता है। ये बात जो कही जा रही है ये भी बात बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हमको यहाँ पर गलत खोजना था, हमने खोज लिया। पहला स्टेटमेंट गलत है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेशल पर्पज क्रॉप। विशेष विशेष उद्देश्य वाली फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यहाँ पर विचार करके हमको क्या बताना है, यहाँ पर विचार करके हमको बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। चलिए एक एक करके यहाँ पर पढ़ते हैं, समझते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे है। कैच क्रॉप, सॉरी कैच क्रॉप नहीं लिखा है, कैच क्रॉप लिखा है। कैच क्रॉप आर कल्टिवेटेड टू कैच द फोर्थ कमिंग सीजन व्हेन द मेन क्रॉप हैज फेल्ड। बिल्कुल सही है। जब हमारी कोई एक मेन फसल फेल हो जाती है, जैसे हमने मान लो गेहूं की खेती करी लेकिन हमको गेहूं का सीड बढ़िया नहीं मिला, हमने गेहूं की सोइंग कर दी और दुर्भाग्य से गेहूं का जो जर्मिनेशन हुआ वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, या किसी और अन्य कारण की वजह से गेहूं की फसल हमारी इनिशियल स्टेज में आके बर्बाद हो गई। अब हमारे पास इतना टाइम तो है ही नहीं कि हम फिर से गेहूं की फसल दोबारा लगा पाएँ, क्योंकि टाइम बीत जाएगा फिर हमारा प्रोडक्शन घट जाएगा। तो उस कंडीशन में हम गेहूं की फसल की जगह पर उसी खेत में कोई दूसरी फसल लगाते हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। कैसी होती है? शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल होती है। अब अगर ये शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल होगी तो ये क्या होगा, जैसे हमने इसको लगाया तो जब हम गेहूं को काटते उसी समय पर ये भी पक के तैयार हो जाएगी। तो जो हमारी मेन फसल फेल हो जाती है तब उसके बाद हम दूसरी फसल यहाँ पर ग्रो करते हैं, लेकिन इस फसल की कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हमारी अगला फसल हमने पहले अपने क्रॉपिंग सिस्टम में लगा रखा था, क्रॉपिंग सीक्वेंस में, क्रॉपिंग पैटर्न में जो सेट कर रखा था, वही चीज़ हमको वहाँ पर मिल जाए। तो इसलिए ये बात जो कही जा रही है वो बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। समझ गए? तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इसी को हम कॉन्टीजेंट क्रॉप भी बोलते हैं। कैश क्रॉप को और क्या कहा जाता है? कैश क्रॉप को हम एक और बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं
कॉन्टिंजेंट, कॉन्टिंजेंट क्रॉप्स इसको कहा जाता है। समझ गए। अगला क्या है, रिस्टोरेटिव क्रॉप लाइक पल्सेस एंड लेग्यूम्स एग्जॉस्ट एंड डिप्लीट द फील्ड ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। दाल और फलियों जैसे पुनर्योजी रिस्टोरेटिव फसलें खेत के आवश्यक पोषक तत्व को समाप्त और कम कर देती हैं। ये क्या कह रहे हो, ये तो गलत बात है। रिस्टोरेटिव क्रॉप हम ऐसे इसलिए ग्रो करते हैं कि ये हमारी मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट की कमी हुई थी, जो एग्जॉस्टिव क्रॉप हमने जब लगाई थी, एग्जॉस्टिव क्रॉप बोले तो ऐसी क्रॉप हमने ग्रो करी थी जिसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हमने कोल क्रॉप लगा दिया, हमने क्या लगा दिया, हमने गन्ने की फसल लगा दी। तो इस तरीके की जो फसलें होती हैं, इनकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको पैदा करने में हमारी जो मिट्टी होती है उसके अंदर से न्यूट्रिएंट की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। इस कंडीशन में हमको कोई एक ऐसी फसल लगानी चाहिए जो कि क्या करे, मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है जो घट गई थी उसको थोड़ा सा बढ़ाने का काम करे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट थोड़ा सा बढ़ाने का काम करे। तो उसके लिए जो पल्सेस और लेगुमिनस क्रॉप्स होती हैं वो बिल्कुल अच्छी क्रॉप मानी जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ये समाप्त नहीं करती और कम नहीं करती, बढ़ाती हैं। समझ गए। इसके अलावा क्या लिख रहा है, इसके अलावा लिख रहा है साइलेज क्रॉप आर हार्वेस्टेड एट अर्ली मैच्योरिटी, चॉप्ड एंड फर्मेंटेड टू बी यूज एज एनिमल फीड। साइलेज क्रॉप होती है, इनको हम अर्ली मैच्योरिटी पर क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। फिर इनको हम चॉप कर लेते हैं, काट लेते हैं। इसके बाद इसको हम फर्मेंट कर लेते हैं। फर्मेंट करके ही क्या बनाते हैं, इसको हम साइलेज को क्या कहा जाता है, इसको हम जानवरों का अचार कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो साइलेज होता है इसको हमने क्या कर दिया, अर्ली मैच्योरिटी वाला टाइम है, यानी कि जैसे इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली थी उससे जस्ट पहले हम इसको क्या कर देंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे और इसको काट लेते हैं, चॉप कर लेंगे। और चॉप करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, एयर टाइट किसी भी कंटेनर के अंदर, चाहे मिट्टी के अंदर, कहीं पर इसको लैंड फिलिंग भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको पिट फिलिंग बोलते हैं, कहीं कहीं पर हम बिल्कुल पक्का चैम्बर होता है, दीवार होती है, ईंट की दीवार प्रॉपर तरीके से होती है, उसके अंदर रख के एयर टाइट कुल मिला के होना चाहिए। उसके अंदर इसको विधिवत तरीके से ट्रैक्टर से दबा दबा के कि बिल्कुल उसके अंदर हवा नाम मात्र की भी ना रह जाए। इस तरीके से हम उसको रख देते हैं और कुछ समय बाद वो उसके अंदर जो हरा चारा होता है वो थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है, और फर्मेंट होने के बाद वो हमारा साइलेज तैयार हो जाता है। खाने में स्वादिष्ट होता है, जानवर बड़े चाव से खाते हैं। और इसके अलावा साइलेज खाने से जो उत्पादन क्षमता है, दूध उत्पादन क्षमता, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो साइलेज वाली बात कही जा रही है, ये साइलेज वाली भी बात बिल्कुल 100% सत्य है। हमको करेक्ट खोजना था, हमने खोज लिया। फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये दोनों सही हैं, बोले तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैरा और उटेरा। पैरा और उटेरा जो क्रॉपिंग होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरा और उटेरा क्रॉपिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन एजीटीए में पिछले साल आया भी था, मतलब पिछली बार आया था, पिछले साल तो क्या कहें, हाँ पिछले साल भी कह सकते हो, शायद 25 में ही तो आया था। पैरा उटेरा जो क्रॉपिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिले क्रॉपिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पैरा उटेरा फसल पद्धति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे हैं। इट इज प्रैक्टिस where seed of succeeding crop are sown broadcast 10 to 15 day before harvesting the standing rice crop। यह एक ऐसी प्रथा है जहां खड़ी धान की फसल की कटाई से 10 से 15 दिन पहले फसल सफल बोले तो अगली सक्सीडिंग क्रॉप, अगली वाली जो फसल है उसके बीजों का हम छिड़काव कर देते हैं। बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे हमने क्या कर दिया, धान की जो खेती होती है, धान के खेत में हमने, जैसे मान लो धान हमको आने वाले 10 से 15 दिन में हार्वेस्ट करना है, तो उससे पहले हम क्या कर देंगे, धान के खेत में जो अपनी अगली फसल है उसको लगा देते हैं। जैसे कि धान में बढ़िया लगाया जाता है बरसीम, बरसीम हमने लगा दिया, बरसीम की सीड डाल दिए, 10 से 15 दिन में बरसीम उसमें ग्रो होगा, तब तक हम क्या कर लेंगे, तब तक अपना 15 दिन में तैयार हो जाएगा धान, उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इसको हम रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, हमको यहाँ पर गलत खोजना है, नॉट ट्रू बोले तो इसमें गलत खोजना है। This practice wastes time and money as the land requires extensive deep plowing beforehand। यह प्रथा समय और धन बर्बाद करती है क्योंकि भूमि को पहले से ही व्यापक गहराई और जुताई की आवश्यकता होती है। इसमें कहाँ होती है, इसमें तो टाइम बचता है और मनी भी बचती है, क्योंकि हमको प्लॉइंग व्लॉइंग जुताई उताई नहीं करनी पड़ती, हमको बस सीड डाल देना है, काम हो जाएगा।
तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसके अलावा इट्स efficiently utilize the residual soil fertility and moisture from the land lowland rice culture। ये बिल्कुल सही बात है। जब राइस की फसल आगे चलकर हमारी सूखेगी तो उससे भी हमको कुछ मॉइस्चर मिल जाएगा। इसके अलावा जब वो राइस के जो स्ट्रॉ हैं, जो राइस के रेजिड्यू बचेंगे, जब वो डिकम्पोज होंगे तो उससे भी ऑर्गेनिक मैटर और तमाम न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। तो ये बात तो सही है, हमको गलत खोजना था। इसमें दूसरा स्टेटमेंट क्या और गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंट स्पेशल क्रॉप क्लासिफिकेशन। विभिन्न स्थानिक स्पेशल फसल वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर हमको दिया गया है अरेबल क्रॉप, एले क्रॉप, एवेन्यू क्रॉप, ये 3 तरीके की क्रॉप्स दी गई हैं। हमको यहाँ पर पढ़ के करेक्ट बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है एवेन्यू क्रॉप आर ग्रोन अलोंग फ्रॉम रोड एंड फेंस। एवेन्यू क्रॉप खेतों में, सड़कों और बाढ़ के किनारे उगाई जाती है, बिल्कुल सही है। एले क्रॉप आर प्लांट इन द इंटरस्पेस और एलेज फ्रॉम बाय वाइड रो ऑफ पेरेनियल हेज ग्रो। एले क्रॉप जो होता है फसलें 12 मासी हेजरों की चौड़ी पत्तियों द्वारा बनाए गए एक मध्यवर्ती स्थान और एले में लगाई जाती हैं। ये बात जो कही जा रही है ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? एले क्रॉपिंग में होता क्या है? एले क्रॉपिंग में हम एरेबल क्रॉप लगाते हैं, जैसे कि हमने टर्मरिक या जिंजर लगा दिया, और इसके साथ साथ हम बीच बीच में क्या करते हैं, हम इसके बीच बीच में यूकेलिप्टस या सूबबूल लगा देते हैं। हमने क्या कर दिया, हमने मान लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से ऐसे कुछ लाइन तो लगा दी, किसी की टर्मरिक की लगा दी। ठीक, ये किसकी लाइन है? ये टर्मरिक की लाइन हमने लगा दी। इसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर थोड़ा सा खेला कर दिया और एक लाइन किसकी लगा दी, यूकेलिप्टस की लगा दी। समझ गए? फिर इसके अलावा हमने आगे फिर वही सेम कर दिया, फिर से हमने टर्मरिक लगा दिया ऐसे ऐसे करके, और फिर आगे चलकर हमने फिर से एक बार यूकेलिप्टस लगा दी। तो इस तरीके से जो हम करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, एलो क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग एक तरीके की इंटर क्रॉपिंग जैसा ही होता है, लेकिन इंटर क्रॉपिंग में हम 2 क्रॉप लगाते हैं, लेकिन एलो क्रॉपिंग में हम क्रॉप और प्लांट दोनों को एक साथ लगाते हैं। क्रॉप होगी हमारा और एक ट्री होगा, कोई बड़ा पौधा होगा। समझिए, जैसे यूकेलिप्टस है, सूबबूल है, इसके अलावा पॉपुलर होता है। इन तमाम तरीके के जो ट्रीज होते हैं उनको हम एले क्रॉपिंग के तौर पर यूज करते हैं। अगला है एरेबल क्रॉप। एरेबल क्रॉप आर प्योरली पेरेनियल वाइल्ड प्लांट दैट आर नेवर कल्टिवेटेड एंड ऑन प्लाउड लैंड। ये बात बिल्कुल गलत है। एरेबल क्रॉप ऐसी क्रॉप होती है जिनकी बुआई करने के लिए हमको प्रॉपर तरीके से खेत को फील्ड प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, बोले तो टिलेज की जरूरत पड़ती है। टिलेज यानी कि जुताई की जरूरत पड़ती है। अगर एरेबल क्रॉप है और हमने बिना टिलेज के इसको ग्रो किया तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो एरेबल क्रॉप विदाउट टिलेज। जैसे एक आध बार तो मान लो हो सकता है, जैसे जब हम 0 टिलेज करते हैं या मिनिमम टिलेज करते हैं तो इस तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर हम बार बार चाहें कि जो हमारी एरेबल क्रॉप है उसको लंबे समय तक बिना जुताई किए हम काम कर पाएँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एरेबल क्रॉप्स। समझ गए यहाँ तक बात? तो इसमें हमको करेक्ट खोजना था। हमने यहाँ पर खोजा क्या कि हमारा यहाँ पर जो एरेबल वाली बात है ये बात बिल्कुल गलत है। समझ गए? एले क्रॉप वाली बात सही है, एवेन्यू क्रॉप वाली जो बात है ये भी सही है। तो यहाँ पर 2 बातें सही हैं और एक बात गलत है। करेक्ट हमको खोजना था फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट को देख लेते हैं। कह रहा है मस्टर्ड इज कॉमनली यूटिलाइज एज ए स्मूदर क्रॉप इन एग्रीकल्चरल फील्ड। कह रहा है सरसों का आमतौर पर कृषि के क्षेत्र में स्मूदर फसल के रूप में उपयोग किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये जो होती है एक तरीके की स्मूदर क्रॉप होती है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बकवीट है, इसके अलावा याद कर लेना कि मस्टर्ड है, काउपी है, उर्द है, ये सभी बहुत अच्छे एग्जाम्पल होते हैं स्मूदर क्रॉप। मस्टर्ड जो होता है वो चाइना से ओरिजिनेट हुआ है अलॉन्ग विथ अदर क्रॉप लाइक सोयाबीन और टी। ये भी बात बिल्कुल सही है। दोनों की दोनों बातें सही हैं, लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, डायरेक्ट सीडेड अपलैंड राइस इज क्लासिफाइड एज ए फॉलिंग क्रॉप।
सीधी बोई गई ऊपरी भूमि के चावल को फाउलिंग फसल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। फाउलिंग क्रॉप कौन सा होता है? जो डायरेक्ट सीडेड अपलैंड राइस होता है, उसको हम फाउलिंग क्रॉप के तरीके से इसको हम यूज करते हैं। समझ गए? इसके अलावा क्या है? फाउलिंग क्रॉप पोसेस डेंस कैनोपी दैट प्रिवेंट द इन्फेस्टेशन ऑफ वीड इंटेंसिटी। बिल्कुल गलत है। यहाँ पर डेंस कैनोपी नहीं होती, यही तो समस्या होती है। जब हम डायरेक्ट सीडेड राइस लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि राइस के जो पौधे होते हैं थोड़े से दूर दूर होते हैं, और इसमें जो वीड होते हैं, इन वीड का कंपटीशन फसल से ज़्यादा होता है। इसीलिए जब हम डायरेक्ट सीडेड राइस लगाते हैं, यानी कि डायरेक्ट हमने राइस की बुआई कर ली, हमने नर्सरी नहीं ग्रो करी है, तो इस कंडीशन में खरपतवार उगने की संभावना ज़्यादा रहती है, खरपतवार का कंपटीशन ज़्यादा रहता है। तो फाउलिंग क्रॉप की ये बात जो है वो बिल्कुल गलत कही जा रही है। तो यहाँ पर हमने ध्यान से देखा, असर्शन ट्रू है एंड रीजन फॉल्स है। असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पर एनर्जी क्रॉप से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं असर्शन और रीजन बेस में। देखते हैं क्या कह रहा है। एनर्जी क्रॉप लाइक शुगर कैन और पोटैटो आर ग्रोन एज हाई कॉस्ट एंड हाई मेंटेनेंस हार्वेस्ट। जब हम एनर्जी क्रॉप के तौर पर शुगर कैन और पोटैटो को लगाते हैं, तब हम बहुत हाई कॉस्ट और हाई मेंटेनेंस नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी क्रॉप का जो हमारा प्राइमरी मोटिव होता है, प्राइमरी मोटिव ही होता है लो कॉस्ट एंड लो मेंटेनेंस। तो यहाँ पर हाई नहीं होगा, यहाँ पर दोनों जगह पर क्या होगा? यहाँ पर दोनों जगह पर लो होगा। क्या होगा? यहाँ पर भी लो होगा और यहाँ पर भी लो होगा। तो ये बात तो हो गई हमारी गलत। इसके अलावा क्या कह रहा है? इसके अलावा बोल रहा है कि एनर्जी क्रॉप आर यूटिलाइज टू मेक बायोफ्यूल और डायरेक्टली एक्सप्लॉइट ऑफ हाई एनर्जी कंटेंट। बिल्कुल सही है। जो एनर्जी क्रॉप होता है, इनके ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं बायोफ्यूल बनाने के लिए। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। हमारा जो रीजन है वो ट्रू है, लेकिन असर्शन फॉल्स हो गया। तो रीजन ट्रू एंड असर्शन फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या लिख रहा है। लेग्यूमिनस क्रॉप सच एज अल्फा अल्फा एंड क्लोवर आर फ्रिक्वेंटली एस्टेब्लिश विथ द हेल्प ऑफ नर्स क्रॉप। जो लेग्यूम्स क्रॉप्स होती हैं जैसे कि अल्फा अल्फा और इसके अलावा जो क्लोवर्स होते हैं, इनको हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं नर्स क्रॉप को हेल्प करने के लिए। ये बात जो कही जा रही है, ये बात आपकी 100% ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि जो नर्स क्रॉप होती हैं ये कैसे होते हैं? नर्स क्रॉप क्या होते हैं? नर्स क्रॉप जो होती हैं ये लार्जर प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? ये लार्जर प्लांट्स होते हैं, थोड़े से पौधे बड़े बड़े होते हैं। ये क्या करते हैं? ये फ्रॉस्ट वाली जो कंडीशन होती है, इसके अलावा कई बार क्या होता है, बहुत तेजी से जो विंड चलती है, इन सब से ये सुरक्षा करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नर्स क्रॉप के से इसको बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल बात सही है। लेग्यूम एंड पल्सेस पोसेस टू कोटिलेडन्स इन देयर सीड कैटेगराइजिंग देम एज डाइकॉट। लेग्यूमिनस और जो पल्सेस होती हैं, इनके अंदर दो कोटिलेडन पाया जाता है, यानी कि दो ही बीज पत्र पाया जाता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? डाइकॉट बोलते हैं। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या है? असर्शन भी ट्रू है एंड इसके अलावा जो रीजन है ये भी ट्रू है। समझ गए? तो यहाँ पर असर्शन ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कोटिलेडन वाली बात कही जा रही है और यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो नर्स क्रॉप से रिलेटेड बात कही जा रही है। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक चीज़ बेटा याद रखना कि जब आप एग्जाम में जाओ, इस तरीके का क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि ऑप्शन इसको ऊपर नीचे कर देता है, तो आपको ऑप्शन पढ़ लेना है। नहीं तो आप कहोगे अच्छा ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा तो ए सही होगा, नहीं तो बी सही होगा। कई बार हम इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, तो बच्चे भी ऐसे नहीं करना वहाँ पर। क्यों? मैंने आप लोगों को कई बार एग्जाम में कई बार ऐसे टेस्ट लेता हूँ, तो मैंने कई बार एग्जाम इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो कई बार सफल करके भी दिए हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते चलना। जैसे मैं देखता हूँ कई बार मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता हूँ, ABCD का जो सीक्वेंस है इसको मैं कई बार बदल देता हूँ। इस तरीके से एग्जाम में भी बदल जाता है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रेंज प्लांट स्टडीज एंड देयर करस्पॉन्डिंग कैटेगरी कंडीशंस इज इनकरेक्टली मैच। जैसे यहाँ पर लिख रहा है कैल्सिफाइड, जिसको क्या कह रहा है कि कैल्शियम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ये बात जो कही जा रही है वो बिल्कुल सही कही जा रही है।
जो कैल्शियम जिनको क्या चाहिए, जिनको ज़्यादा चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कैल्सीफाइट बोलते हैं। और अभी थोड़ी देर ही पहले मैंने बताया था कि ऐसे पौधे जो कैल्शियम को सह नहीं सकते, उनको क्या कहते हैं, कमेंट में बताओ। यहाँ पर ऐसे पौधे हैं जिनको कैल्शियम ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, लेकिन अभी मुझे लग रहा है शायद मैंने पहला क्वेश्चन ही पूछा था, उसमें पूछा था ना कैल्शियम इनको कम चाहिए। वो कौन से पौधे होते हैं जिनको कैल्शियम कम चाहिए होता है? कमेंट में बताओ। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, कितना याद है, कितना रिटेंशन कैपेसिटी है आपका, इससे चेक हो जाएगा। तो ये जो बात कही जा रही है बिल्कुल सही है, हमको यहाँ पर इनकरेक्ट खोजना है, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है ऑक्सीलोफाइट्स। ऑक्सीलोफाइट्स जो प्लांट टॉलरेट टू हाई एसिडिक सॉइल कंडीशन, जो हाई एसिडिक सॉइल कंडीशन है उसको अगर टॉलरेट कर जाते हैं तो इसको ऑक्सीलोफाइट्स बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्या है, फ्रेटोफाइट्स। फ्रेटोफाइट्स प्लांट प्रेफर सैडी कंडीशन, ये बात जो कही जा रही है वो गलत कही जा रही है। जो फ्रेटोफाइट्स होते हैं ये डीप रूटेड प्लांट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सब सरफेस वाटर से क्या करते हैं, सब सरफेस वाटर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। समझ गए? ये कैसे होते हैं, इसको आप याद रखना, फ्रेटोफाइट से याद कर लेना। ये कैसे होते हैं, ये सबसे मेन चीज तो ये होती है कि ये डीप रूटेड प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं ये डीप रूटेड प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, एक तो डीप रूटेड प्लांट्स होते हैं, और इसके अलावा सब सरफेस वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सब सरफेस वाटर, सब सरफेस वाटर यानी कि पानी के तलहटी में ये प्रेजेंट होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, फ्रेटोफाइट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर लिख रहा है जो सैडी कंडीशन को प्रेफर करते हैं, उस तरीके के पौधे को हम क्या बोलते हैं। तो जो सैडी नेचर को जो प्रेफर करते हैं, यानी कि जो छांव को पसंद करने वाले पौधे होते हैं, छायादार जो पौधे होते हैं, जैसे मनी प्लांट होता है वो छायादार पौधा एक तरीके से होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं सोसिनोफाइट्स। क्या कहते हैं इसको हम बोलते हैं सोसिनोफाइट्स। समझ गए? क्या कहते हैं इसको, सोसिनोफाइट्स इसको बोलते हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हेलियोफाइट्स है। हेलियोफाइट्स बोले तो लाइट लविंग प्लांट, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमको गलत खोजना था, हमने खोज लिया। ऑप्शन नंबर जो सी है ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर कुछ पेयर दिए गए हैं, यहाँ पर हमको करेक्ट खोजना है। क्या क्या है, क्रॉप है और इसका ओरिजिन प्लेस है। जैसे आलू का ओरिजिन प्लेस पेरू है, बिल्कुल सही है, हमको करेक्ट खोजना था, हमने पहली बार में ही खोज लिया, करेक्ट है। ओरिजिन का जो आलू का जो ओरिजिन प्लेस होता है वो पेरू ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा गलत क्या क्या हो रहा है, जो तंबाकू है, तंबाकू का ओरिजिन प्लेस यहाँ पर लिख रहा है मैक्सिको। मैक्सिको नहीं होता है, अमेरिका होता है। क्या होता है, अमेरिका होता है। समझ गए? इसके अलावा बात करते हैं, जो मैक्सिको होता है, मैक्सिको में याद कर लेना कि जो मेज होता है ना, मेज का मैक्सिको होता है। इसके अलावा जो ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट का यहाँ पर अफ्रीका लिख रहा है। ये जो ग्राउंड नट है ये अफ्रीका नहीं है, इसको याद रखना, ब्राजील है। क्या है, ब्राजील है, अफ्रीका नहीं है। समझ गए? अफ्रीका में ओरिजिन प्लेस किसका है, सोरगम का है, बाजरा का है, इस तरीके की जो फसलें हैं उनका है। इसके अलावा लेंसीड है, जिसको हम अलसी बोलते हैं। अलसी का ओरिजिन प्लेस क्या है, अलसी का जो ओरिजिन प्लेस है वो चाइना नहीं है, वो कहाँ पर है, वो अफगानिस्तान है। क्या है, अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान। समझ गए? तो ये हमारा 18वां क्वेश्चन खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप क्लासिफिकेशन, पेयर ऑफ क्रॉप क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्पेशल पर्पज इनकरेक्टली मैच। जैसे आर्गुमेंट क्रॉप, ट्रैप क्रॉप, कैश क्रॉप, ले क्रॉप, और उनके यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे आर्गुमेंट क्रॉप में जापानी मस्टर्ड विथ बरसीन दिया गया है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा, सॉरी, पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन ट्रैप क्रॉप, इसमें कॉटन रेडबैक को ट्रैप करने के लिए लेडीज फिंगर का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कैश क्रॉप के अंदर क्या आते हैं, शुगर केन आता है, कॉटन आता है, जूट आता है, ये भी बिल्कुल सही है। ले क्रॉप के अंदर क्या, टू सीरियल ग्रोन टूगेदर टू कंप्लीट टू ईच अदर, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं कम्पिटिटिव क्रॉप। जब दो सीरियल को एक साथ ग्रो करते हैं तो एक दूसरे से वो कम्पीट करते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो उसको कम्पीट करेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, कम्पिटिटिव क्रॉप। क्या कहते हैं इसको,
कम्पिटिटिव क्रॉप्स इसको बोला जाता है। ले क्रॉप क्या होती है? ले क्रॉप को आप थोड़ा सा समझ लेना। ले क्रॉप एक तरीके की ऐसी फसलें होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, जिनको हम हार्वेस्टिंग करते हैं, किसके लिए? लाइव स्टॉक फीड के लिए, या फिर हम ग्राजिंग करने के लिए यूज करते हैं। इसको सबसे आसान लिखें तो हम क्या लिख देंगे? इसको ग्राजिंग करने के लिए, यानी कि चराने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ जाता है। और इसके अलावा इसका हरे चारे के रूप में, हरे चारे के रूप में इसका उपयोग होता है। समझ गए? तो इसमें इनकरेक्ट खोजना था, हमने खोज लिया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको क्या देखना है? यहाँ पर कुछ फील्ड क्रॉप दिया गया है और इनके से रिक्वायर्ड जो सॉइल टाइप हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बातें दी गई हैं। जैसे सिगरेट है, पाइप टोबैको है, इनके लिए लाइट एंड सैंडी सॉइल बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सिगार और टोबैको है इनके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इनके लिए जरूरत पड़ती है हैवी सॉइल की। किसकी जरूरत पड़ती है? हैवी सॉइल की जरूरत पड़ती है। तो फिर लाइट और सैंडी सॉइल में किसकी जरूरत पड़ती है? तंबाकू में अगर हम बात करें, अगर लाइट और सैंडी सॉइल है तो उसमें आप जो सिगरेट है और बीड़ी तंबाकू है, ठीक, किसका सिगरेट और इसके अलावा जो बीड़ी है, बीड़ी तंबाकू, इन दोनों की खेती जो है वो लाइट सैंडी सॉइल के अंदर हम कर सकते हैं। जो सिगार है और जो पाइप वाला तंबाकू होता है इसके लिए हैवी सॉइल की जरूरत पड़ती है। समझ गए? तो ये बात तो इनकरेक्ट थी। हमको खोजना क्या था? हमको करेक्ट खोजना है। इसके अलावा राइस और व्हीट है। राइस और व्हीट के लिए क्या बोल रहा है? राइस और व्हीट के लिए बोल रहा है क्ले लोम सॉइल। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा क्या है? ग्राम और अरहर है, चना और अरहर। इसके लिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है रेड लोम सॉइल। आप लोगों को पता है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्राम और अरहर के लिए कभी भी जो सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है वो कौन सी होती है? वो सैंडी लोम से लेके, कौन सी? सैंडी लोम से लेकर क्या होती है? जो क्ले लोम सॉइल होती है। कैसी होती है? सैंडी लोम से लेकर जो क्ले लोम सॉइल होती है सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। इसके अलावा बात करते हैं जो रेड लोम सॉइल होती है, यानी कि लाल जो दोमट मृदा होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो काकुन होता है ना, काकुन, सामा कोदो काकुन वाला काकुन, ये काकुन रेड लोम सॉइल में हम बढ़िया से ग्रो कर सकते हैं। कॉटन और उर्द जो है इसके लिए यहाँ पर सैंडी लोम और सिल्टी सॉइल है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉटन और उर्द के लिए हम ब्लैक कॉटन सॉइल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। किसकी? ब्लैक कॉटन सॉइल हम ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर करते हैं। सैंडी लोम और जो सिल्टी लोम सॉइल होती है ये गलत हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? तो 20वां जो था, 20वें का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 20 के 20 क्वेश्चन खत्म हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर अपना तैयार करते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसमें एग्रीकल्चर पूछा जाता है, तो व्हाट्सएप से संपर्क करिए। व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।